Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss IGNOU's assignment जो कि जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक के लिए वैलिड है और ये असाइनमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है AECC ऑन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और ये सॉरी जो कोर्स कोड है दैट इज़ BEVAE और 181। इसके हम लोगों ने 1 2 3 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नाउ इट्स टाइम क्वेश्चन नंबर 5 टू डिस्कस। सबसे पहले इसमें 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट पॉइंट जिसमें बोल रखा है आपको कुल को एक्सप्लेन करना है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन प्रैक्टिस को। तो हम इसकी कुछ सिग्निफिकेंस को पढ़ते हैं। जो कुल एंड बैम्बू डिप इरिगेशन है प्रैक्टिस, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आज की प्रोडक्टिविटी का नेक्स्ट जनरेशन में इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला फेज़ आया था तो हमने एट दैट टाइम सिर्फ उसी वाले फेज़ पे फोकस किया था। उसके बाद हमने देखा कि उन चीज़ों को यूज़ करने की वजह से एक्सेस में हम लोगों को कैंसर जैसी डिसीजेज़ या डिफरेंट टाइप की और देखने के लिए मिली चीज़ें। तो वो क्या कह रहा है कि हमें एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करना है। कुल एग्रीकल्चर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयन रीजन। कुल इरिगेशन के अंदर डाइवर्टिंग ग्लेशियर स्नो मेल्ट वाटर थ्रू इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ चैनल लोकली नोन एज कुल्स। ये जो चैनल है डिस्ट्रीब्यूट करता है वाटर अक्रॉस टेरेस्ड फील्ड्स इनेबलिंग कल्टीवेशन इन रग्ड माउंटेन्स। कुल की जो इरिगेशन है तो इसके लिए इरिगेशन वाली फैसिलिटीज़ पे पूरा फोकस किया है ताकि सॉइल को बचाया जा सके और उसमें स्ट्रेंथ भरी जा सके। बैम्बू डिप इरिगेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में इस्तेमाल होती है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बैम्बू पाइप्स लगाए जाते हैं ताकि पानी सीधा सीधा जड़ों तक पहुँचे। इसकी पैसे भी में भी कॉस्ट बहुत कम होती है और इसकी वजह से सॉइल इरोजन, जो सॉइल की परत हटती है जब फ्लड वगैरह आती है तो वो भी कहीं ना कहीं पानी को होल्ड करके रखती है। बैम्बू डिप इरिगेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वाटर की स्केर्सिटी को भी दूर करने के लिए और फार्मर्स की कम्युनिटी को भी एक तरीके से चैलेंजेस से उभारने के लिए भी। Next one is soil, which forms the uppermost layer of the land, is the most precious of all resources. सॉइल जो कि सबसे ऊपरी परत होती है वो सबसे ज़्यादा प्रीशियस होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको रिच कंटेंट मिलता है, प्लस वही एक पार्ट होता है जो कि वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी लेके चलता है अगर फ्लड वगैरह आती है। तो ये रीज़न होते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है सॉइल की फर्टिलिटी की, तो वो सबसे ऊपर वाले लेयर पे सबसे ज़्यादा होती है। मोर ओवर जो सॉइल है वो परफॉर्म करता है इकोलॉजिकल फंक्शन, regulating water flow, floating pollutant, storing carbon, and maintaining biodiversity. Its cultural and historical significance is also profound, as soil holds archaeological artifact records of past civilization, embodies ancestral knowledge. यहाँ पे इसको हम ये इर्रिप्लेसेबल रोल है लाइफ का, ठीक है, इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने का, और यहाँ पे इसको हम बदल नहीं सकते। ये आज की डेट के लिए भी ज़रूरी है, फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी है। द सॉइल स्टैंड एज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ रिसोर्सेज, इसलिए जो ऊपर वाली इवन सॉइल ही इम्पॉर्टेंट है और जो ऊपर की प्लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सी पार्ट सेज इनडायरेक्ट यूज एंड वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का हम इनडायरेक्टली इस्तेमाल करें और ये कहीं कहीं हद तक क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन वेलबींग ओफन इनडायरेक्टली थ्रू इकोसिस्टम, क्योंकि ये जो होता है बायोडाइवर्सिटी में इकोसिस्टम इसमें इंक्लूडेड होता है। अब इकोसिस्टम में पॉलिनेशन, सॉइल फर्टिलिटी, वाटर प्यूरिफिकेशन जैसी चीज़ें देखने के लिए मिलती है, जो कि क्लाइमेट को एक तरीके से कंट्रोल भी करके देखते हैं। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन जैसी भी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी की वजह से रोका जा सकता है। जहाँ पे कार्बन की बात करते हैं, कार्बन को स्टोर करने की,
ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की, ग्रीन हाउस इफेक्ट को वहाँ पे मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। रीसाइलेंस एंड एडेप्टेशन की बात करूँ तो बायोडाइवर्सिटी की वजह से रीसाइलेंस ऑफ इकोसिस्टम टू एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस ये प्रोवाइड करता है नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि नई नई मेडिसिन लेके आना डाइवर्स प्लांट स्पीसीज से। कल्चरल एंड एस्थेटिक वैल्यू, बायोडाइवर्सिटी की वजह से कल्चरल आइडेंटिटी, स्पिरिचुअल वेलबींग एंड एस्थेटिक इंजॉयमेंट, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ क्या हुआ है, काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। ये इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम और ह्यूमन सोसाइटीज़ को भी हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है। Species diversity is the most visible component of biodiversity. स्पीसीज डाइवर्सिटी, आप देखते हो कितने डिफरेंट टाइप की स्पीसीज अवेलेबल है, या आप बोल सकते हो कि ऑलरेडी हमें नेचर के थ्रू प्रोवाइडेड है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी भी एक तरीके की इम्पॉर्टेंट सोर्स के रूप में देखना पड़ता है। ये आसान है, इट इज़ इजीली ऑब्जर्वेबल थ्रू द प्रेजेंस ऑफ डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। आप देखते हो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स कितने दिखने के लिए मिलते हैं, जो कि अपनी अलग अलग प्रजाति में अपनी अलग अलग चीज़ों को कंटेन करते हैं। न्यूमरस स्पीसीज होने की वजह से नेचुरल लैंडस्केप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड रहता है। और यहाँ पे जो हम चेक करते हैं या देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, वो क्या होती है, इम्पॉर्टेंट देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा आप देखोगे तो कैप्टिवेटिंग अवर इंटेंशन एंड हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिजर्व अर्थ बायोलॉजिकल रिचनेस, और ये हमें प्रोटेक्ट करके रखनी चाहिए जितनी भी स्पीसीज वगैरह अवेलेबल है, क्योंकि ये एक्सटिंक्ट होती जा रही है डे बाय डे। डिफरेंस बिटवीन फूड चेन और फूड वेब की बात करूं तो फूड चेन फूड वेब दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ एनर्जी को बात करते हैं, लेकिन अपनी अपनी लाइन में ये थोड़े से अलग है। फूड चेन एक लिनियर सीक्वेंस है और ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, और ये स्ट्रेट अवे होता है। इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीरीज टॉपिक लेवल स्टार्टिंग विद, यहाँ ये कहाँ से शुरू होता है, प्रोड्यूसर से शुरू होता है, और यहाँ पे हर्बीवोरस होता है स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद होता है सेकेंडरी, जो कि कार्निवोरस कहलाता है, और थर्ड वन इज टेरिशरी, इसमें टॉप प्रीडेटर होते हैं। Next one is each organism is the chain in link to the one before and after it by its role as a source of energy or as a consumer. फूड वेब क्या है, फूड वेब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रिप्रेजेंटेशन है, रिलेशनशिप है एक इकोसिस्टम में, और यहाँ पे मल्टीपल इंटरकनेक्टेड फूड चेन भी जुड़ी हुई है, जो कि एक नेटवर्क को बढ़ाने की, क्योंकि यहाँ पे एक नेटवर्क है, वो एक सिंगल लाइंस आप बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये एक नेटवर्क है जहाँ पे डिफरेंट टाइप की वेरियस स्पीसीज इंक्लूड है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको पहले प्रोड्यूसर देखने के लिए मिलेगा हर्बीवोरस, फिर कार्निवोरस, फिर आपको दूसरा टाइप का। तो फूड चेन की तरह फूड बैक अकाउंट फॉर ओमनीवोरस एंड ओवरलैपिंग फीडिंग हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैप्चरिंग द इंट्रिकेट वेब ऑफ प्रीडेटर। यहाँ पे प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप देखने के लिए मिलता है, जो कि एनर्जी को फ्लो करता है। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है अगर हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल आप इन्वायरमेंट की बात करो तो। ये क्या ज़्यादा एक्यूरेट आपको पिक्चर दिखाता है इकोसिस्टम की, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज देखने के लिए मिलते हैं स्पीसीज के, जहाँ पे एनर्जी और न्यूट्रिएंट फ्लो होते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। बाकी आप लोगों को पीडीएफ वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा आप लोगों को अगर हिंदी कंटेंट की अवेलेबिलिटी चाहिए तो भी आप लोग बता सकते हो, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो एज मोर एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।